हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज को कवर कर रहे थे। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा अरबी दुनिया का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो अरबी दुनिया है यानी कि अरेबियन वर्ल्ड है उसका प्रथम जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया। तो कंट्री आपकी है यूएई। ठीक है, यूएई आबू धाबी में जो स्टैब्लिश किया गया, इसका नाम है बारा का परमाणु संयंत्र। बारा का परमाणु संयंत्र, तो डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि बारा का परमाणु संयंत्र कहाँ से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से, तो आपको यूएई आबू धाबी लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ये परमाणु संयंत्र है, इसका निर्माण कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम, ठीक है, कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम जिसको कहते हैं KEPCO, इसके द्वारा किया जा रहा है। और इस रिएक्टर में कुल 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कुल 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे जिनकी क्षमता होगी 5600 मेगावाट। ठीक है, आपको क्षमता भी नहीं पूछेगा, आपको बस पूछेगा कि ये 12 का परमाणु संयंत्र है वो कहाँ से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से है। तो ये यूएई का है, या फिर पूछ सकते हैं कि अरबी दुनिया का पहला जो है कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो है एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। तो आपको बताना है कि यूएई आबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सागर पहल। अब देखते हैं सागर पहल क्या है। देखिए सागर पहल, इसका पूरा अगर फुल फॉर्म देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है सागर का। अब देखिए ये जो है सागर एक पहल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की है। 2015 में ये पहल हुई थी। ठीक है, 2015 में हुई थी मॉरिशस की यात्रा के दौरान। जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की यात्रा कर रहे थे उस टाइम जो है उन्होंने इस बात की पहल की थी सागर की, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये मेन फोकस क्या होगा? नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के लिए है। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। ठीक है ना, यानी कि ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि जो ओशन के पास जितनी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी पे ध्यान देने की बात की गई, समुद्री पहल की बात की गई है यहाँ पे। और आपका जो एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, ठीक है, भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो हिंद जो महासागर है उसमें जो है इंडिया की पीस, स्टेबिलिटी और जो है आपका प्रोग्रेस यानी ग्रोथ, उस पे जो है फोकस, मेन फोकस उसी पे रहेगा। सागर आप अगर एग्जाम में आते तो सागर आप देख लीजिएगा, सागर सही लगाइएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड। बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड। ठीक है, तो देखिए ये 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई। कब? 15 अगस्त 2020 को जो है इसकी घोषणा की गई थी भारत द्वारा। 2018 में ISC की बैठक में प्रस्ताव, तो ये जो है घोषणा तो 2020 में गई, लेकिन इसका प्रस्ताव जो है ये 2018 में ही जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया ने इसको प्रस्ताव इसका जो है पहले ही रख दिया था। अच्छा, इसके एम की बात करें तो एम क्या है इसका? देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न देशों में, जैसे पहले क्या होता था कि इसमें बात की गई थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज आएंगी वो सारी जो है ये एक विश्व वो आपका ISC के मेंबर्स होंगी। लेकिन एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को पारस्परिक जो है एक सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच की ही नहीं, बल्कि विश्व में जितनी कंट्रीज है उनको एक मीडियम में एक उनको क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। समझ रहे ना बात को? उसको क्या करना है कि उनको परस्पर संबद्ध कर देना है, एक ही मीडियम में उनको संबद्ध कर देना है एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए। ठीक है, ये पश्चिम एशिया, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देश के मध्य सौर संसाधनों को साझा करने के लिए वैश्विक सहमति का निर्माण करना है। ठीक है, किसके किसके? पश्चिम एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के 140 देशों से अधिक देशों के मध्य जो सौर संसाधन है उनका साझा जो है क्या करना है? इनका साझा वैश्विक साझा सहयोग के लिए वैश्विक सहमति को निर्माण करना, ये हमारा एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 15 अगस्त 2020 में घोषणा की गई थी। 2015 में ही पहले ही प्रस्ताव दे दिया गया था इंडिया के द्वारा। कहाँ पे? ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक में। ठीक है, इनका एम क्या है? इनका एम है कि पश्चिम एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के 140 से अधिक जो कंट्रीज हैं उनके देशों के मध्य संसाधन है उनका साझा जो है एक समझौता करना और वैश्विक सहमति का निर्माण करना, ये एम था। ठीक है, नेक्स्ट हमें जापान द्वारा प्रस्तावित सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल। ठीक है, क्या है? जापान द्वारा स्थापित सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल। इसमें क्या है? देखिए ये देशों को ये सुनिश्चित, देखिए पहले तो हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके संदर्भ में सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल एक ऐसा
प्रस्ताव या पद्धति है जो किसी देश को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह गिने चुने कुछ जो है सेलेक्टेड आपूर्तिकर्ता देश पर निर्भर ना रहे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया किसी एक पर्टिकुलर कंट्री मान लीजिए अमेरिका पर डिपेंड रहती, तो ऐसा ना हो, बल्कि उसके बजाय वो कई देशों के सामूहिक व्यावसायिक गठजोड़ कायम कर सके। वो डिफरेंट कंट्रीज, उसके स्टेक होल्डर्स बहुत अलग अलग जगहों पे हो, डिफरेंट कंट्रीज से उसका संबंध हो, ठीक है ना, ताकि अगर यूएस में कोई डिस्टर्बेंस भी होता है तो ये इन सारी कंट्रीज से ये अपना जो है व्यापारिक संबंध बनाए रखें, ठीक है। तो ये जो है आपका जापान का जो एक प्रस्ताव है जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल, ठीक है। तो ये हो सकता है, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि जोखिम जो है वो उसको कम किया जा सकेगा, ठीक है। अपने देश की आर्थिक स्थिति को जो है और मजबूत किया जा सकेगा, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी हो गई, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, यहाँ तक कि वैश्विक महामारी एवं जो कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल जो मानव जन संकट है, जैसे संघर्ष के कारण किसी राष्ट्र विशेष की से महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति में बाधा आ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई एपिडेमिक हो गया किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर आ जाता है और पूरे जो है कंट्री में फैल रहा है, तो उससे क्या है कि अगर हम उसी पर डिपेंड रहेंगे या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो हम अगर उसी पर डिपेंडेंट है तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे हम अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें जो है एक जगह सीमित रह के नहीं रहना पड़ेगा। तो एग्जाम में आ सकता है सप्लाई चेन रेजिलियंस जो पहल है वो किससे संबंधित है, तो जापान से, और ये क्या है ये भी आ सकता है। तो मतलब एक देश पे डिपेंड ना हो कि बहुत सारी कंट्रीज पे हम अपने ट्रेड को हम उनके साथ जारी रखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, कुछ चर्चित अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन चर्चा में, देखिए पहला तो हमारा क्वाड है, ठीक है। क्वाड क्या होता है, क्वाड 2017 में 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है 4 कंट्रीज है मेनली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, ये अनौपचारिक संगठन है। किसके लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। इसको नाटो जैसा दर्जा देने की बात की गई है। नाटो क्या है आपको पता होगा, नाटो जो है यूएसए के हेल्प से जो ईस्ट वेस्ट आपका यूरोप की वेस्टर्न कंट्री है, उन लोगों ने एक अपना जो है सैन्य एक संगठन बनाया था जिसको कहा जाता है नाटो, ठीक है। तो नाटो जैसा कुछ ऐसा संगठन बनाने की बात की जा रही है क्वाड को। दूसरा है जय भी उसका डेवलपमेंट 18 में जो ये स्थापना इसका हुआ था। इसमें जो है जापान, अमेरिका और इंडिया, ठीक है, जापान, अमेरिका, इंडिया। और इसका भी एम क्या है, इसका एम है चीन की आक्रामक जो विदेशी नीति है उसको हिंद और प्रशांत क्षेत्र में संतुलित करना, ठीक है। इंडियन और पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक रीजन में उसका जो चाइना का जो डिप्लोमेटिक आपका जो नीति है यानी फॉरेन जो उनका पॉलिसी है उसको जो है हमको हिंडर करना है, उसको हमें रोकना है। उसके जो चाइना की जो भी इंट्रूजन है जिस तरीके से वो कर रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा हमारा है WHO, ठीक है। WHO भी न्यूज में था। देखिए ये इसका जो स्थापना है वो 7 अप्रैल, अब WHO बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इसलिए स्थापना आप देख लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो डेट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो WHO का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था WHO का, ठीक है। क्या है WHO, तो देखिए ये अमेरिका ने हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे जो रिलेशंस थे वो समाप्त कर लिए, ठीक है, तोड़ दिया संबंध। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि WHO चीन के इशारे पे काम कर रहा है ना। क्योंकि ये बात भी कहीं हद तक मतलब ये नहीं कहा जा सकता क्लियरली, लेकिन WHO ने कोरोना को आपका ये पेंडेमिक घोषित करने में बहुत लंबा समय दे दिया, ठीक है ना। जबकि ये चीज पहले अगर हो जाती तो हम काफी जो हद तक इसको रोकथाम इसका कर सकते थे। पहले तो चीन ने ही इतना डिले कर दिया बताने में, बहुत सारी फ्लाइट्स आवागमन चल रहा था, है ना, फ्लाइट्स आ रही थी जा रही थी, पूरे विश्व में ये चीज फैल गई। दूसरी बात है WHO ने भी बहुत डिले किया, तो एक जो है अमेरिका का इसके ऊपर आरोप है कि वो चाइना के इशारों पे काम कर रहा था। दूसरा हमारा है ओपन स्काई पॉलिसी, ठीक है। ओपन स्काई पॉलिसी 1 जनवरी 2002 की, ठीक है, 1 जनवरी 2002 की। मई 2002 में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी। तो अब अमेरिका WHO से भी अलग होने अपने रिश्ते तोड़ दिए और ओपन स्काई पॉलिसी से भी अपने अलग होने की चेतावनी दे दी, ठीक है। अब देखिए यह संधि जो है सदस्य देशों को एक दूसरे की सीमा में सैन्य गतिविधि की जांच के लिए निगरानी जो उड़ान है उनकी अनुमति देता है। तो सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए जो निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है, तो इंडिया जो आपका अमेरिका है वो इससे अलग होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा FATF, ठीक है। FATF क्या है, देखिए FATF की जो स्थापना हुई थी 1989 में। कब, 1989 में। आप WHO का जरूर याद रखिएगा, 1948 में, FATF है 1989। ये जो है क्या है FATF, देखिए
वैश्विक आतंक का जो पोषण होता है, वैश्विक आतंक वित्त पोषण पर नजर रखने के लिए, यानी कि कितना पैसा कहीं डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है किसकी तरफ, जो आतंकवाद की तरफ, टेररिज्म को फंड किया जा रहा है। टेररिज्म फंडिंग बोलते हैं इसको, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो कंट्रीज है अपने जो फाइनेंसेस उसको टेररिज्म की तरफ, उसके सपोर्ट में वो डाइवर्ट कर देती हैं। तो कहीं इस तरीके की कोई काम तो नहीं हो रहा। तो ये चीज थी। इसमें जो है इस पे नजर रखने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का फुल फॉर्म है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, और ग्रे लिस्ट में डालने से क्यों डाला गया? पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती पर आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में विफल होने की वजह से ऐसा किया गया है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसलिए जो है उस पर इस तरीके की जो FATF पे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोग उसको, अगर वो कहीं से फंड चाहेगा तो फंड नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अगर ब्लैक लिस्ट में चला गया तो लोग उससे क्या करेंगे, अपना संबंध, जितने भी जो आप बिजनेस जो रिलेशंस होते हैं वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, जब कोई भी कंट्री ऐसा होता है तो। ठीक है, तो FATF हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।